नमस्कार और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद न्यूज़ में। और जैसा कि आप जानते हैं हमने अपने पिछले वीडियो में काफ़ी सारी राजाओं के बारे में जाना था और किस तरह से हिंद यमन का भारत में आक्रमण होता है। ठीक है, फिर उसके बाद शक शासक आते हैं और आज हम पहलव और कुषाण वंश के बारे में जानेंगे। देखिए, जो पहलव है ना, वो उतने कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट नहीं है, उतने महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन चूंकि आप हिस्ट्री आपको पढ़ना है तो आप उसके लिए जानकारी आप जितनी भी ज़्यादा रखें अच्छा है। तो हम उनके बारे में कुछ थोड़ा बहुत तो जान लेते हैं। तो देखिए, जो पहलव थे, शकों के आधिपत्य के बाद पारथियाई लोगों का आधिपत्य स्थापित होता है। संस्कृत ग्रंथों में इन दोनों वंशों का एक साथ उल्लेख शक पहलव के रूप में मिलता है। और पारथियाई लोगों का मूल निवास स्थान जो रहता है वो ईरान रहता है। वहाँ से वे लोग भारत आए थे। और सबसे प्रसिद्ध जो पारथियाई शासक रहता है वो रहता है गोडोफनीज। ठीक है, उसके शासन काल में सेंट टॉमस जो रहते हैं वो ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। तो पहलव वंश क्यों ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि ये ईरान के रहने वाले थे। ठीक है, पर्सिया या फिर फारस है ना, पारसी, आप जानते हैं ना, पारसी लोग भारत में रहते हैं। तो ईसाई धर्म के प्रचार के लिए जो सेंट थॉमस रहता है वो इसी पहलव वंश में आता है। पहलव वंश में ही ईसाई धर्म का प्रचार पहली बार भारत में होता है। ठीक है, कन्फर्म, आप समझ गए। अब देखिए, भारत का प्रथम जो पारथियाई शासक रहता है वो रहता है माउस। कौन रहता है? माउस, जिसका उल्लेख खरोष्टी लिपि में मोय नाम से मिलता है। ठीक है, तो पहलव वंश में इतना ही महत्वपूर्ण है, इतना ही आप याद रखिए, आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, अब अगर आप ये पढ़ना चाहें कि जो सबसे प्रसिद्ध था गोडोफनीज, तो उसी ने तख्ते बही जो अभिलेख है पेशावर से इसी का प्राप्त हुआ है। ठीक है, तख्ते बही, इसे भी आप याद रख लीजिए। देखिए, गोडोफनीज जो था ना, वो खरोष्टी लिपि में उत्कर्ण तख्ते बही अभिलेख में इसे गुदवहर कहा गया है। और फारसी में इसका नाम विद फर्न मिलता है। और बाद में वह दक्षिण भारत चला जाता है और तमिलनाडु में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार ईसाई धर्म जो है भारत में पहली सदी में आता है। तो पहलव आप समझ गए। पहलव में आपको इतना ही जानकारी काफ़ी है, इतना ही आप याद रखें, पढ़े। ठीक है, नेक्स्ट आता है कुषाण वंश। आज हम कुछ कुषाण के बारे में भी पढ़ लेंगे, क्योंकि कुषाण ने काफ़ी देर तक शासन किया था। इसमें जो सबसे प्रसिद्ध थे वो कनिष्क रहता है। इनके भवन निर्माण, इनके मृत भांड, इनके व्यापार, खेती। ठीक है, इन सभी को हम पढ़ेंगे। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको क्रम बताया ना, ISPK, इंडो ग्रीक, शक, पहलव और सबसे लास्ट में कुषाण। ठीक है, लेकिन सबसे लास्ट में कुषाण आते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे लास्ट में नहीं जाते, सबसे लास्ट में शक जाते हैं। ठीक है, शक शासक वो सबसे लास्ट तक भारत में रहते हैं। और शकों का संपूर्ण विनाश किसने किया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और चांदी के सिक्के चलाए। ठीक है, आप याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि यूची कबीला जो था वो 5 भागों में बटा हुआ था, है ना। और यहीं से इन्होंने शकों को मारकर भगाया था, तो ये भारत आए थे। अब इसी यूची में से एक आ गया भारत में। कौन? कनिष्क। ठीक है, एक जो दल था, कबीला था कुषाण, वो भी भारत में शकों का पीछा करते करते आ जाते हैं। तो पहले हम कहानी समझ लेते हैं। ठीक है, तो अब इसमें कुषाण के संस्थापक कुजुल कॉन्फिडेंस थे। इन्होंने तांबे का सिक्का चलाया। तो तांबे का सिक्का चलाया तो क्या आप जानते हैं, भारत में पहले ही तांबे का खोज हो चुका था। तो देखिए, जो कुषाण थे वो पारथियाइयों के बाद कुषाणों का शासन स्थापित होता है, जो यूची कहलाए। ठीक है, यूची नामक एक कबीला था। आपको याद होगा, यूची नाम का कबीला ऐसे ही शकों को भगा दिया गया था। तो जो 5 कुलों में बट गया था
कुषाण उन्हीं कुलों में से एक थे। उनका जो साम्राज्य था अमू दरिया से गंगा तक था और मध्य एशिया की जो खुरासन है, खुरासन से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक ये फैले हुए थे। तो कुषाणों ने पूर्व सोवियत गणराज्य में शामिल मध्य एशिया का बड़ा भाग, ईरान का हिस्सा, अफगानिस्तान और संपूर्ण उत्तर भारत के भूभागों को अपने शासन के अधीन कर लिया। आरंभिक कुषाण शासकों ने बड़ी संख्या में स्वर्ण मुद्राओं को जारी किया। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या में स्वर्ण मुद्रा को, मतलब सोने के सिक्के इन्होंने जारी किए। उनकी स्वर्ण मुद्राएं जो थी ना, वो धातु की शुद्धता में गुप्त शासकों की तुलना में कर सकते हैं कि उत्कृष्ट थी। ठीक है, कुषाणों को सर्वाधिक ताम्र सिक्के चलाने का भी श्रेय प्राप्त हुआ। मैंने आपको भी बताया ना, तांबे का सिक्का किसने चलाया? कुजुल कड़फिसस। हम इसे आगे भी पढ़ेंगे। तो आप उतना इसे महत्व नहीं दिया गया क्योंकि आप जानते हैं कि मानव द्वारा पहली खोजी हुई धातु तांबा ही रहती है और इसकी खोज तो पहले हो चुकी है। किसकी? तांबे की। मथुरा में कुषाणों के जो सिक्के थे वो अभिलेख, संरचना और मूर्ति मिली है और उनसे प्रकट होता है कि मथुरा भारत के कुषाणों की द्वितीय राजधानी थी। द्वितीय राजधानी मथुरा। और पहली राजधानी क्या थी इनकी? आप जरूर बताएं। फिर देखिए, कुषाणों की पहली राजधानी जो थी वो आधुनिक पाकिस्तान में अवस्थित पुरुषपुर या पेशावर। तो आप समझ गए हैं, इनकी पहली राजधानी पुरुषपुर थी या पेशावर, है ना। और दूसरी राजधानी इनकी होती है मथुरा। याद रहेगा आपको। अब चलिए हम इसके जो राजा रहते हैं उसके बारे में, उनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले नाम आता है कुजुल कड़फिसस का। ठीक है, तो ये जो कुजुल कड़फिसस है, अब ये जो ईस्वी क्रम है ना वो सीधा चलेगा, सीधा। ठीक है, तो 15 से 65 ईस्वी में कुजुल कड़फिसस आते हैं और ये भारत में सर्वप्रथम कुजुल कड़फिसस रहता है प्रथम। और नामक कुषाण शासक ने आक्रमण कर पश्चिमोत्तर प्रदेश पर अधिकार कर लिया और इसने केवल तांबे के सिक्के चलवाए थे। ठीक है, क्लियर। और उसने रोमन सिक्कों की नकल करके तांबे के सिक्के ढलवाए और उस पर क्या लिखवाया? महाराजाधिराज की उपाधि इसने धारण की। किसने? कुजुल कड़फिसस। शासनकाल 15 से 65, 15 से 65 कुजुल कड़फिसस तांबे के सिक्के चलाए। यही कह सकते हैं कि इसकी उपलब्धि रही है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है भीम कड़फिसस। कौन आता है? फिर आता है आपका भीम कड़फिसस। ठीक है, कुजुल कड़फिसस के बाद आता है भीम कड़फिसस। देखिए, नाम से ही पता चलता है कि ये विदेशी रहते हैं, है ना। तो इसका भीम कड़फिसस का जो कार्य रहता है वो 65 से 78 ईस्वी रहता है। ठीक है, और ये जो था ना वो क्या करता है? शिव पूजा को उसने प्राथमिकता दी। देखिए, कुजुल कड़फिसस की मृत्यु के बाद भीम कड़फिसस द्वितीय सिंहासन पर बैठता है और चीनी ग्रंथ हाउ शू से ज्ञात होता है कि उसने तिएनचू की विजय की और वहां पर अपने एक सेनापति के शासन करने के लिए नियुक्त किया और इसने सिंधु नदी पार करके तक्षशिला पंजाब पर अधिकार कर लिया। भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक इसे ही माना जाता है। ठीक है, किसे? भीम कड़फिसस को। और इसने सोने तांबे के सिक्के चलवाए। उसके सिक्के पर एक और तो यूनानी लिपि लिखा रहता था और दूसरी ओर खरोष्टी लिपि अंकित रहती है। ठीक है, इसके सिक्कों पर शिव की आकृति मतलब नंदी, बैल, त्रिशूल अंकित है जो उसके शैव धर्म में आस्था को दर्शाता है। ठीक है, तो यह शैव भक्त था, शिव की पूजा करता था, आप ऐसा कर सकते हैं। याद रहेगा आपको। तो इसने क्या उपाधि धारण की? महेश्वर की इसने उपाधि धारण की। तो भारत में सबसे पहले स्वर्ण सिक्के चलाने का जो श्रेय है, सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने का श्रेय है वो भीम कड़फिसस को जाता है। भीम कड़फिसस। ठीक है, आपको याद रहेगा। और इसके बाद आता है शासन कनिष्क का। 78 ईस्वी से 105 ईस्वी इसका शासन रहता है। तो कनिष्क ने अपनी राजधानी पुरुषपुर को बनाया और 400 फीट ऊंचा है। पुरुषपुर में 400 फीट ऊंचा है। 13 मंजिलों का एक मीनार भी बनवाया। कहाँ पर? अपनी राजधानी पुरुषपुर। अब देखिए, उसके ऊपर एक लोह छत्र भी इसने स्थापित किया। उसके समीप में एक विशाल
संघाराम विहार को निर्मित करवाया। संघाराम कनिष्क के चैत्य के नाम से प्रसिद्ध है, जिसका निर्माण यवन वास्तुकार अगिलस के द्वारा किया गया। और कनिष्क ने कश्मीर में कनिष्कपुर और तक्षशिला में सिरकप में एक नए नगर की स्थापना भी की। कनिष्क सर्वाधिक विख्यात कुषाण शासक रहता है और इतिहास में 2 कारणों से इसका नाम प्रसिद्ध है। पहला तो 78 ईस्वी में इसने संवत चलाया जो शक संवत कहलाया। चलिए इसके बारे में मैं कुछ कहानी आपको बता दूं। तो इतना तो आपने समझ लिया कि कनिष्क ने शक संवत चलाया, लेकिन हमें क्या लगता है कि नाम इसका शक है तो इसे शकों ने चलाया, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, शकों ने इसे चुरा लिया, ठीक है। क्योंकि ये ISP के जितने भी रहते हैं ये सभी, इन सभी में सबसे लास्ट में तो कुषाण आते हैं, लेकिन सबसे लास्ट तक शासन करते हैं या भारत में रहते हैं कौन? शक। और शकों का ही संपूर्ण विनाश किसने किया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, और चांदी का सिक्का चलवाया, ठीक है। तो शक संवत, शक कैलेंडर किसने चलाया? कनिष्क ने। शकों ने इसे चुरा लिया और अपना नाम दे दिया। हमें आज भी लगता है, कब चलाया था कनिष्क ने? 78 ईस्वी में, कि यह शक संवत है तो इसे चलाया शकों ने, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब देखिए इस संवत का प्रयोग भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। और दूसरी इसकी क्या विशेषता है कि उसने बौद्ध धर्म का मुक्त हृदय से संपोषण और संरक्षण किया। कनिष्क का चीन के शासक पांचाल से युद्ध हुआ, जिसमें पहले कनिष्क की पराजय होती है और बाद में वह विजय होता है। कनिष्क ने पार्स की सलाह पर बौद्धों की चतुर्थ संगति का आयोजन किया। कहाँ पर? कश्मीर के कुंडलवन विहार में, जिसकी अध्यक्षता किसने की? वसुमित्र ने। और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। इसे बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को अंतिम रूप दिया गया। इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए इतने दिन से तो आप जानते थे कि बौद्ध धर्म है, लेकिन कनिष्क के समय में ही बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है, ठीक है, हीनयान और महायान। और ये जो कनिष्क था ना, वो महायान संप्रदाय को ही मानता था। और इसके बाद जाके एक और पार्ट में बौद्ध धर्म बढ़ जाता है, वो था ब्रजयान, ठीक है, ब्रजयान। फिर क्या होता है कि यह बिहार से बुद्ध का भिक्षा पात्र भी ले जाता है और साथ में अश्वघोष को भी ले जाता है अपने यहाँ। और अश्वघोष की पुस्तक का नाम क्या रहता है? बुद्ध चरित्र। इसके समय में नाशपाती की खेती होती थी। अब फिर क्या हुआ ना, कनिष्क के समय में इसे सोने का ढेर, सोने का पहाड़ मिल गया, तो इसलिए इन्होंने काफ़ी सारे शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे। और इनका जो व्यापार था ना, वो कर सकते हैं कि रोम तक चला गया था, और मिस्र से सबसे ज़्यादा व्यापार होता था। देखिए, तो कनिष्क कला और संस्कृत साहित्य का भी महान संरक्षक था। कनिष्क की राजसभा अनेक योग्य विद्वानों से सुशोभित थी। इसमें पार्स, वसुमित्र, अश्वघोष जैसे बौद्ध दार्शनिक थे, नागार्जुन जैसे प्रकांड विद्वान, चरक जैसे चिकित्सक। चरक को आप जानते हैं, इसे प्लास्टिक सर्जरी का जनक कह सकते हैं, कहा गया है। जैसे चिकित्सक कनिष्क की राज्यसभा से संबंधित थे। कनिष्क का पूरा जो पुरोहित था वो संरक्षक था, ठीक है। तो इतने सारे आपने, जब हम व्यापार पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर आपको डिटेल से जानकारी में आपको दे दूँगी। फिर क्या होता है, मध्य एशिया से इसका जो था संपर्क होता है, उसका प्रभाव होता है। क्या होता है? तो भवन और मृदभांड कैसे थे? तो शक कुषाण काल में भवन निर्माण के कार्यों में उल्लेखनीय प्रगति होती है। पक्की ईंटों का प्रयोग फर्श बनाने के लिए किया गया है। खपरेल टाइल जो था उसका प्रयोग फर्श और छत दोनों में किया गया है। कुषाण काल का जो प्रमुख मृदभांड था वो था लाल बर्तन, जो सफ़ेद और पॉलिशदार रहता है, बनावट के माध्यम से उत्तम है। और उसके अतिरिक्त कह सकते फुहारों, टोटी वाले पात्र भी असाधारण है। तो इस काल की प्रमुख विशेषता क्या थी? ईंटों के कुएं का निर्माण, ठीक है। नेक्स्ट है इनके अश्वारोही, जिसे हम अपने सेकेंड पार्ट में जानेंगे। तब तक आप पिछले पार्ट को रिवाइज कीजिए, उसे याद रखिए। परीक्षा होने वाली है, वैकेंसी आने वाली है। तब तक के लिए धन्यवाद।